नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही टनल निर्माण में शामिल श्रमिकों से भी करेंगे मुलाकात। विकसित भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को दिखाई राह। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भारतीय युवाओं की क्षमता को सराहा। कहा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा विकसित भारत। अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेज बनवाने के आरोप में घिरी आम आदमी पार्टी विधायक पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा ने मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने विधायक मोहिंदर गोयल को किया तलब। आपने आरोपों से नकारा। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का सोमवार से शुभारंभ। पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में उमड़ेगी दुनिया। श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक बेजोड़ प्रबंध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया सनातन के गौरव का पर्व। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सोमवार से शुरू पहला खो खो विश्व कप। 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में दुनिया भर के 23 देशों की कुल 39 टीमें लेंगी हिस्सा। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे। सोनमर्ग सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी, जो अभी सर्दियों के मौसम में अवरुद्ध हो जाता है। सोनमर्ग की बर्फीली घाटी में विकास। प्रधानमंत्री करेंगे सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर वासियों में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी। अब ये टनल खुलने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी और 365 दिन आपके पास ये सड़क उपलब्ध होगी कि सोनमर्ग से लेके कश्मीर गंदरबल तक अगर पब्लिक जाना चाहे, लोग जाना चाहें, तो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। सारे ही जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे। ठिठुरती ठंड में प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे और सोनमर्ग टनल के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। नवंबर में यहाँ पे बंद होता था, सीजन ऑफ होता था। उसके बाद जाके हमें यहाँ पे मार्च अप्रैल में वापस आना पड़ता था, यानी कि 6 महीने यहाँ पे बंद रहता था। उसकी वजह से यहाँ के जो बिजनेस ओनर्स है उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे कश्मीर में भी वैसे बहुत डेवलपमेंट हो रही है और अभी यहाँ पे हमारे सोनमर्ग में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जो सोनमर्ग ने ये विंटर में बंद रहते थे, अब जब टनल खुल जाए कल से बहुत भीड़ रहेंगी यहाँ। सोनमर्ग टनल एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें सोजिला टनल भी शामिल है। सोजिला टनल 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। दोनों टनल चालू होने के बाद श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच NH1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रक्षा रसद बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी शुरुआत के बाद यहाँ एक तो टूरिज्म का सेक्टर बनेगा और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे फिलहाल काम चल रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गांधरबल।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राजनीति अपने विचारों को लागू करने का सबसे शानदार माध्यम बन सकती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लिया तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को मंत्र भी दिया। हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी, हर फैसले की कसौटी। क्या? जब हमारी नीति की भावना एक ही होगी, क्या? तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। हर देश के इतिहास में एक समय आता है जब वो क्वांटम जंप ले सकता है। भारत के लिए ये मौका अभी है। युवाओं के सामर्थ्य से देश को विकसित बनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में किया। उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत विकसित हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आज के युवाओं को होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू लेगा और 10 ट्रिलियन के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। पीएम ने युवाओं को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी नसीहत दी। हमें एक जरूरी बात याद रखनी है, हमें कंफर्ट जोन की आदत से बचना है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। यही जीवन मंत्र आपको सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खिलाड़ी के संस्मरण का जिक्र करते हुए युवाओं को पीएम का मतलब परम मित्र बताया। कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था, तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित भारत युवा नेता संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर प्रेरक प्रस्तुतियों को देखा। उन्होंने विकसित भारत का अर्थ समझते हुए कहा कि यह आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और संस्कृत रूप से सशक्त भारत है। इस विकसित भारत में कमाने और सीखने के भरपूर अवसर होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। से आए 3000 युवाओं के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगभग 6 घंटे बिताए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत प्रदर्शनी में युवाओं से बातचीत की और उनके अभिनव विचारों को देखा और जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने युवा नेताओं द्वारा सतत विकास से लेकर कृषि के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, भारत को विनिर्माण और स्टार्टअप हब बनाने के सुझावों जैसे विभिन्न विषयों पर 10 प्रेजेंटेशन देखी। प्रधानमंत्री ने युवा नेताओं के साथ अपने विचार और सुझाव दिए। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया।
और वहीं विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने प्रदर्शनी के माध्यम से अपने रचनात्मक विचार प्रदर्शित किए और प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में युवाओं से बातचीत की और उनके नवोन्मेषी विचारों को देखा। प्रधानमंत्री से मिलना और अपने विचारों को प्रस्तुत करना इन युवाओं के लिए गौरव का पल रहा। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले ऐसे ही युवाओं से बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। हमारे साथ हैं हैदराबाद के कुछ युवा जिन्होंने नेशनल यूथ फेस्टिवल में एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने भी इनकी एग्जीबिशन को विजिट किया था। किस तरह का आपका पूरा अनुभव रहा? प्रधानमंत्री ने विजिट किया और अपने इसके बारे में कुछ बताइए, टॉपिक के बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। लोग उन्होंने आके बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है जो इंडिया में, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा आगे करते रहिए और युवाओं को आगे जाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हमारा 5 किलोमीटर क्रायोजेनिक इंजन है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने एक रिकॉर्ड टाइम में डेवलप किया, टेस्ट किया विद इन 5 मंथ्स एंड हम इसको बहुत जल्दी अपनी VTVL में टेस्ट करने वाले। VTVL इज़ लाइक अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल विच विल गोइंग टू एक्चुअली यूज इन द रियूजेबल रॉकेट्स लाइक विच वी गोइंग टू लाइक डेवलप्ड इट वेरी सून एंड टेस्ट इट इन सम फ्यू मंथ्स। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जिन्होंने बीमारी मुक्त भारत का अपना आज प्रेजेंटेशन दिया। किस तरह का रहा आपका पूरा अनुभव और बीमारी मुक्त भारत प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीमारी मुक्त भारत जो हमारा अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश से सतना ज़िले से हम आते हैं और ये पूरा अभियान डिजिटली टेक इनेबल्ड है। इसमें हम लोगों की कम्युनिटी वाइज मास हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाते हैं, फैमिली ट्री चार्ट को भी हम नज़र में रखते हुए, जिससे आने वाले उनके परिवार में जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से जीवन शैली में सुधार करके दिया जाए तो उनकी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकें और जेनेटिक प्रोफाइल बनाकर हम उनकी आने वाले 10 सालों में जो परिवार जिन चीज़ों से पीड़ित हो सकता है उससे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है बिकॉज आई होप कि हम जैसे युवाओं के लिए जो कुछ कर रहे हैं अपनी मातृभूमि में, अपनी भारत माता के लिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रेष्ठता है। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट आई एम सो प्राउड दैट वी आर born in this country and we are known as Bharti. Ramya, tell us something about your startup. Awesome. Thank you so much. I am the founder of Marbles Health. Marbles Health is a brain health company and we make safer, effective solutions for different psychiatric conditions and neurological disorders. So today the biggest weapon we have in the age of AI is our own body. And in our body, the most important organ for us is our brain. Unfortunately, today in India, 1 in 5 people have some or the other neurological or psychiatric disorder. And ये बढ़ती ही जाएगी अभी because with all of the world in the state that it is in. The solutions today are only psychiatric medication and we know कितनी side effects होती हैं उनकी and they're not even that effective. Despite all of these problems, it's a $1 billion market just in India today of psychiatric medication. Here, our innovation is to create more scalable technology that's safer and more effective than medication. स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोगों ने स्वामी जी के योगदान को नमन किया, तो सभी राज्यों में भी इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों की धूम रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उन्हें नमन किया, वहीं राज्यों में होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राजभवन में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में हिस्सा लिया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। उधर इस उपलक्ष्य में भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली के निर्माण में भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी स्वामी विवेकानंद जी की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है। स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी
कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मुझे गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21वीं शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। यह दिन और उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में परचम फहराने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने, उन्हें याद करने और उनका अनुसरण करने का ये दिन है। महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जयंती पर सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश VN खरे, महामंडलेश्वर पशुपति सच्चिदानंद महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज और कई अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने की बात कही। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी श्रृंखला में दिल्ली के रामकृष्ण मिशन में राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन द्वारा स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वामी विवेकानंद का सार्वभौमिक संदेश और युवाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता रखी गई। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग एवं छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। लाइफ इज अ जर्नी, वी हैव टू कंप्लीट इट बाय आवर विल एंड एबिलिटी। The problem of youths of our generations, new generation, they copy. Don't copy. Develop your intellect itself. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह एवं भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कार्यक्रम में आए छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा की। Become Swami Vivekananda yourself. And even if you aspire to become him, I think that will be a great transformation. स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका दर्शन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिए ऊर्जा स्फूर्ति का जो संचार हुआ है, आज लगभग 1000 युवा यहाँ पर आया हुआ है। स्वामी जी की शिक्षा को लेकर के ऐसा चिंतन मंथन कम देखने को मिलता है। आज हम सब धन्य हुए। स्वामी सर्वलोकानंद ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को उनकी आंतरिक शक्ति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, युवा आए थे, वो बहुत ही प्रेरित होकर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान कर गए हैं और स्वामी विवेकानंद की जो वाणी होती है, संदेश होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है। स्वामी जी को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे। विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र में परिवर्तन आएगा और साथ साथ जीवन शैली और कार्यशैली में भी परिवर्तन आएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर रामकृष्ण मिशन पे रखे गए कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर व्यक्त किए। साथ ही में छात्रों ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे और सभी छात्रों ने एक प्रण लिया कि वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में लाकर राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में भाजपा के 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। दरअसल बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है।
इसी वजह से पार्टी ने अपने वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, वहीं दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों के नाम थे, तो वहीं तीसरी सूची में सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। अभी तक बीजेपी ने अपनी इन 3 सूचियों में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी अपने बचे हुए 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द कर देगी। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी वालों को सुविधाओं के नाम पर रविवार को जमकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेरा है। सियासी शब्दवाड़ों के बीच वायदों की झड़ी भी लगी हुई है और सभी दल जनता को अपने अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भीषण सर्दी के बीच देश की राजधानी का राजनीतिक पारा बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। भाजपा ने रविवार को भी आम आदमी पार्टी की सरकार से सवालों का सिलसिला जारी रखा। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए हैं। एक नया अस्पताल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया एंड दे हैव नॉट एडेड अ सिंगल बेड to any of the existing hospitals. मोहल्ला clinics जो है, this I think in my view is a testament to the failure of their health policy. वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की झुग्गियों का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने का प्रयास किया। केजरीवाल ने झुग्गियों को लेकर वार किया तो भाजपा ने जोरदार पलटवार करने में देर नहीं लगाई। 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियाँ टूटने नहीं दी थी। जो आदमी झूठ बोलता है उसको हर की बात झूठी लगती है। क्या केजरीवाल बता पाएंगे कि झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको? हम पक्का मकान दे रहे हैं हर झुग्गी वाले को, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पक्का मकान दे रहे हैं। 4600 मकान हम दे चुके हैं, लेकिन झुग्गी वालों का हक छीनकर वो अपना शीश महल बनाने का काम करते हैं। चुनाव मुहिम के बीच कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के नागरिकों को पत्र लिखा है। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने उन्हें संसद और विधानसभा में बार बार अवसर दिया है, लेकिन वे सीएम पद की किसी रेस में नहीं हैं। शनिवार को केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी को भाजपा की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने की संभावना जताई थी। उधर मुख्यमंत्री आतिशी रविवार को चंदे की मांग के साथ सामने आई हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग का आह्वान किया है। जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस बीच कांग्रेस भी चुनावी मैदान में डटी दिखाई देती है। पार्टी ने रविवार को दिल्ली के लिए एक और गारंटी की घोषणा की। कांग्रेस ने ऐलान किया कि दिल्ली के शिक्षित युवाओं को 1 वर्ष के लिए 8,500 रुपए प्रति माह का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र के साथ टकराव को लेकर आप सरकार पर कटाक्ष भी किया। टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में सरकार पहले शीला जी की थी और केंद्र सरकार भाजपा की थी। कोई झगड़ा नहीं होता था, सारे काम आराम से होते थे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति को निर्मित किया गया है जो मैं समझता हूँ दिल्ली के हित में नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, इसलिए सभी दल अपने प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी जहां सत्ता विरोधी लहर से बचने की तरकीबें खोज रही है, वहीं भाजपा को विश्वास है कि इस बार वो केजरीवाल एंड कंपनी को पटखनी दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों को लेकर रविवार को जमकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती के लैंड यूज को लेकर बड़ा दावा किया। देर रात दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल के दावों को झूठा बताया। वीके सक्सेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती को लेकर जो बयान दिया वो पूरी तरह से झूठ है। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने
इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने और उनके फर्जी वोट बनवाने के नाम पर आम आदमी पार्टी घिरती जा रही है। जहां बीजेपी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, तो पुलिस ने भी इस मामले में आपके विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आ रहा है। चुनाव से पहले दिल्ली में ये मुद्दा सियासी रूप से सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली के चुनावी दंगल में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे की गूंज भी लगातार जारी है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार में अवैध बांग्लादेशियों को न सिर्फ बसाया गया बल्कि उनके दस्तावेज भी बनाए गए। वैसे इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने आप विधायक मोहिंदर को फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला गिरफ्तार अवैध बांग्लादेशियों के पास मिले आधार कार्डों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज की मदद से फर्जी वोटर कार्ड बनवाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भाजपा आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर निशाना साध रही है। जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। जो इस फर्जीवाड़ में शामिल हैं, न वो 2 नोटिसेस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। भाजपा का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशियों की मदद करने वाली आप वाल्मीकि मंदिर के 44 नाम मतदाता सूची से हटवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा का कहना है कि ऐसा करके केजरीवाल दिल्ली में धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की घटिया सोच यहीं खत्म नहीं होती। पहले पूर्वांचल भाई बहनों को गाली देते हैं, अब भगवान वाल्मीकि के मंदिर पर प्रहार करते हैं, और अब देखिए उस वाल्मीकि मंदिर के पास एक मज़ार है जहां 60 वोट हैं। अब्दुल मोहम्मद अफजान, अब्दुल सुभाष, सलमा सुभान, किसी एक भी वो वोटर वहाँ नहीं रहता, लेकिन उनके वोट काटने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दलित भाई बहन, सनातनी भाई बहन, हिंदू भाई बहन, इनके वोट कटवाएंगे, लेकिन इनके वोट नहीं कटवाएंगे, क्योंकि इस धर्म विशेष की राजनीति अरविंद केजरीवाल को करनी है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवालों में रही है। आम आदमी पार्टी इस आरोप को खारिज करती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जवाबी आरोप है कि मतदाता सूची से बहुत से नाम हटाए गए हैं। हालांकि अपने आरोपों को लेकर उसने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगियों के बीच मतभेदों का हवाला देते हुए कहा कि आज इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखर गया है। इन्होंने धोखा और विश्वासघात की राजनीति शुरू की, वो शरद पवार जी, और अंतिम धोखा जिसने दिया वो उद्धव ठाकरे जी। दोनों को घर पे बिठाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वादों को पूरा करना भाजपा की परंपरा है। देश में विकास की चेन तभी संभव है जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा। भाइयों बहनों, विकास की चेन तभी संपूर्ण होती है जब पंचायत से पार्लियामेंट तक
आप भगवा लहरा दो तभी विजय होती है, तब तक विजय नहीं होती। पंचायत के अंदर भी भाजपा, तहसील जिला में भी भाजपा, म्यूनिसिपालिटी में भी भाजपा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भाजपा, महाराष्ट्र में भी भाजपा, देश में भी भाजपा, पंचायत से पार्लियामेंट तक हर जगह विजय का सूत्रधार बनने के लिए आज आपको बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन में शामिल होने से पहले शिरडी मंदिर जाकर साईं बाबा से आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शनिवार को यूपी के कन्नौज के रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन इमारत के लेंटर गिरने के कारण 25 मजदूर घायल हो गए। हादसे के दूसरे दिन रेलवे बोर्ड द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम के साथ आईजी रेलवे तारिक अहमद घटनास्थल पहुंचे और घटना की जानकारी ली और अस्पताल जाकर भर्ती घायल मजदूरों से मुलाकात की। इन सबके बीच भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी घायल मजदूरों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सुब्रत पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, बावजूद मजदूरों को देखने नहीं आए। वे केवल संभल की घटना पर विलाप करते हैं। यहाँ गरीब मजदूरों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था। जो घायल हमारे मजदूर भाई एडमिट थे अस्पताल में, उनसे सबसे मुलाकात किया है और उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली है। तो कुल मिलाकर सभी लोग, एक हादसा था, अचानक कैसे क्या हुआ तो मजदूरों को मालूम नहीं। तो कुल मिलाकर पूरी घटनाक्रम की जांच हो रही है और इसकी जांच में जो भी दोषी होंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। देखो, ये तो बहुत ही निंदनीय है। वो कन्नौज के यहाँ के सांसद हैं, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी, और वो यहाँ से जब निकल गए तो एक बार भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो आते यहाँ के ऊपर कम से कम जो दुर्घटना में घायल मजदूरों से मुलाकात ही कर लेते। लेकिन यही यदि कोई दंगाई होते तो वो संभल पहुंच जाते और वहाँ के ऊपर जाकर उनको रुपया देकर आते। यही कोई डकैत होता तो अखिलेश जी उससे मिलने जाते, उसके परिवारीजनों से, और उसको पैसा देकर आते। लेकिन ये बेचारे मजदूर थे तो इनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। घोर निंदनीय है। पलक झपकी बिल्डिंग गिरी, समझ ही नहीं पाए। अब खैर लगता तो है इनके काम में, जो सड़की फटरी वाली लापरवाही और जो इंजन इनकी भी लापरवाही। इतने बड़े बड़े कोल्ड भरते हैं, जहाँ करोड़ों रुपया लगता है, वहाँ बिल्डिंग करोड़ मिल गिरे सर, कहीं नहीं गिरे। इनमें तो लापरवाही तो है। इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी जितनी बड़ी काम गिर गई है। ये काम पे जा रहे थे, सारे बंदे हम लोग थे गांव के, और अचानक काम पे तसला उठाने लगे हम लोग। अचानक से बल्ली गिरी, हम लोग नीचे आ गए। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ हर मामले में अनोखा और अद्भुत है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरे 45 दिनों तक चलने वाला आस्था का ये महाकुंभ मानवता का अमूल्य धरोहर है, जो तीर्थयात्रियों, कल्पवासियों और स्नानार्थियों का अनूठा संगम है। 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ हर मामले में अनोखा और निराला है। जहां आरती, स्नान, कल्पवास, दीपदान, त्रिवेणी संगम पर परिक्रमा के साथ भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति गीत, भक्ति नृत्य, आध्यात्मिक कथाओं पर विभिन्न मंचन, वेद मंत्र उच्चारण और प्रार्थनाओं का सुंदर समागम हो। जहां एक नदी, एक तट और सैकड़ों घाट पर मोक्ष और मुक्ति की चाह में करोड़ों सनातनी त्रिवेणी की संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, जो सिर्फ श्रद्धालु और संतों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी पवित्र है। वह है महाकुंभ, जो न केवल सनातन की महानता को दर्शाता है बल्कि उसे दिव्यता और भव्यता भी प्रदान करता है। वैसे तो कुंभ में हर दिन स्नान का पुण्य मिलता है, लेकिन अमृत स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। प्रयागराज महाकुंभ में कुल 6 प्रमुख स्नान हैं।
इनमें से 3 अमृत स्नान है और 3 प्रमुख स्नान हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की जो मुख्य तिथियां हैं वे हैं 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन पहला प्रमुख स्नान है। पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक भी है। वहीं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान है। यह दिन महाकुंभ मेले में दान पुण्य की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान का आयोजन है। मौनी अमावस्या के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन है। अमृत स्नान के अलावा 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन भी स्नान के लिए काफी शुभ दिन है। यह दिन साधु सन्यासियों की 1 महीने की तपस्या अवधि की समाप्ति का प्रतीक है। महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन है। महाकुंभ का अंतिम दिन महाशिवरात्रि होता है जो भगवान शिव के विवाह का प्रतीक है और आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम है। देश और दुनिया से आए 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से इस पवित्र समागम के साक्षी बनेंगे। इस महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। दरअसल महाकुंभ आध्यात्म से कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का जीवंत मिश्रण है, जहां लघु भारत परिलक्षित होता है। कुंभ की विशालता और भव्यता को देखकर ही 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में स्थान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अग्नि पुराण और महाभारत में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 60 करोड़ 10 हजार तीर्थों का सर्वदा वास होता है। इस कुंभ मेले में संत, भक्त, योगी, भोगी, देवी देवता समेत कई दृश्य अदृश्य शक्तियां तीर्थराज के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस वृहद आयोजन की चकाचौंध के बीच कुंभ पर्व के मूल तत्व को नहीं भूलना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग संगम में कुंभ पर्व के सेवन का क्या है सही तरीका, देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में सनातन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। हर 12 वर्षों में एक बार लगने वाले इस बार के पूर्ण महाकुंभ में माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ लोग इन 45 दिनों के भीतर कुंभ महानगर का दर्शन करेंगे। यानी इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की पूरी जनसंख्या को मिला लें तो उससे भी ज्यादा लोग प्रयागराज की धरती पर दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धारा पर आने के साथ ही हम सभी को तीर्थ सेवन के कुछ सामान्य नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। संगम की पावन धारा न केवल गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का भी संगम है। और इस पावन धारा पर जो अमृत कण गिरे, उन अमृत कणों को समेटने के लिए, उन अमृत कणों के तत्व को समाहित करने के लिए एक बार फिर से हम सभी को अपने अंदर के समुद्र का मंथन करना होगा। जब तक कोई भी संभाषण, कोई भी प्रवचन, कोई भी संवाद ज्ञान के अभाव में होगा, चाहे वैराग्य के अभाव में होगा, वो तर्कपूर्ण नहीं होगा, तथ्यपूर्ण नहीं होगा, वो तत्वपूर्ण भी नहीं होगा। तो परमात्मा है क्या? तत्वमय है। शिवपुराण सहित कई सनातन ग्रंथों में बार बार ये सलाह दी गई है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र या फिर धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के समान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बार बार संत जन सलाह देते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों के सेवन में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आपको तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के तत्वों को आत्मसात करना है तो सत्संग की गंगा में गोता लगाना ही होगा। जिस प्रकार से जब हम गंगा के किनारे बैठ करके गंगा को सिर्फ आवाहित करें तो हम तब तक नहीं भीगने वाले हैं। तो हम निर्मल होकर के एकदम जैसे सरेंडर करते हैं गंगा जी में,
एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं, ज्यों ज्यों गंगा जल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम भीगते जाते हैं। वैसे ही जितना संत समागम होता जाएगा, धीरे धीरे आप प्रवेश होते जाएंगे, तत्वों का ज्ञान होता जाएगा, आपकी अपनी ही चेतना जागृत हो जाएगी। तीर्थराज प्रयाग की धराधाम में जितने भी क्षण आप बिताते हैं उसके पुण्य का तो बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक संभव हो प्रयास करें कि आपके किसी भी कार्य से किसी के भी मन को ठेस न पहुंचे। जहां तक हो सके दीन दुखियों की मदद करने का प्रयास करें, और सबसे जरूरी ये कि आप प्रयाग आने के अपने अंतिम लक्ष्य को कतई न भूलें। स्वयं हरिहर ने यहाँ पर यज्ञ, तप और दक्षिणा की प्रतिष्ठा देखकर इसका नाम प्रयाग रखा है, और हम सभी को इसी यज्ञ, तप और दान की महिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। आप सभी लोग महाकुंभ की यात्रा पर जा ही रहे होंगे, तो अपने तन, मन और धन को शुद्ध करने के लिए हम सभी लोग जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अपने तन को शुद्ध करने के लिए हम माँ त्रिवेणी में स्नान करते हैं, धन की शुद्धि के लिए हम दान करते हैं, दान की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन अगर मन को शुद्ध करना है तो इस तरह के सत्संग भी आपको करना अत्यंत आवश्यक है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ से पहले रविवार को यहां एक विशेष लेजर वाटर स्क्रीन, प्रोजेक्शन लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया गया। संगम तट पर बोट क्लब के पास स्थित काली घाट पर प्रदर्शित इस शो के दौरान पानी की स्क्रीन पर उभरती अद्भुत छवियों ने प्रयागराज और महाकुंभ की ऐतिहासिक और धार्मिक गाथाओं को जीवंत कर दिया। आम नागरिक इस शो का बिना किसी टिकट के मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। रोज शाम 7 से 9 बजे के बीच 2 शो दिखाए जाएंगे और हर शो की अवधि 45 मिनट होगी। कार्यक्रम के दौरान सभी आगंतुक लोगों ने इस अभिनव पहल की सराहना की और इसे संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। ये शो महाकुंभ 2025 के मुख्य आकर्षणों में से एक है। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का सोमवार से शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक बुकलेट लॉन्च की, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे से जुड़े मामलों में आसानी होगी। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ को लेकर 3 साल से तैयारियां चल रही थी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले लोगों के लिए 12 भाषाओं में रेलों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। महाकुंभ के लिए इस बार 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। से करीब तैयारियां चल रही है रेलवे में। कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसमें स्टेशंस के काम, कई लाइंस की डबलिंग, गंगा जी पे नया पुल, कई जगह प्लेटफॉर्म्स आगे और ज़्यादा बढ़ाए गए, नए स्टेशंस बने, फुट ओवर ब्रिजेस में एक स्टैंडर्ड 12 मीटर का बहुत अच्छी डिज़ाइन बना के नए फुट ओवर ब्रिज बने। कुल मिला के सारी तैयारियों को, एक तो साइट पे वॉर रूम्स हैं, जो कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे बड़ा एक वॉर रूम है, कुछ दिनों पहले गया था मैं उसको देखने के लिए भी। और वैसा ही एक रेलवे बोर्ड के अंदर आज एक वॉर रूम नया, ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि 13,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाई जा रही है। 12 भाषाओं में एक बुकलेट लॉन्च की गई, जिसमें सारी बेसिक व्यवस्था है, और जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे 12 भारतीय भाषाओं में होंगे। कालका शिमला के बीच जल्द नई ट्रेन की शुरुआत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेन का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कालका शिमला के बीच हिमाचल के मनोरम दृश्यों का एक नया अनुभव देने के लिए तैयार है। विस्टाडोम कोच वाली इस ट्रेन में यात्रियों की आरामदेह यात्रा के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार को मौसम का दूसरा हिमपात होने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की भी मुराद पूरी हो गई। ऊंचाई वाली चोटियों में करीब 4 से 5 इंच तक हिमपात हुआ। हालांकि नगर के निचले हिस्सों में बर्फबारी कम हुई। नैनीताल में वीकेंड में पहुंचे पर्यटकों ने रविवार को दिन भर ऊंचाई वाले स्थानों में जाकर हिमपात का जमकर आनंद लिया। बता दें कि नगर में मौसम का पहला हिमपात बीते वर्ष 9 दिसंबर 2024 को हुआ था, लेकिन उस वक्त कम हिमपात हुआ था। रविवार सुबह करीब 5 बजे से बारिश के साथ ही हिमपात शुरू हुआ, जो करीब 7 बजे तक होता रहा। नगर के किलबरी, पंगूट, स्नोव्यू,
हिमालय दर्शन, आयार पाटा की पहाड़ियों, टिफिन टांप समेत अन्य ऊंची चोटियों पर करीब 4 से 5 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने बर्फबारी पर खुशी जाहिर की। बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि जिंदगी का मजा ही आ चुका है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कई दिनों की तलाशी और खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल ने थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र से कुख्यात नक्सली मालती उर्फ निर्मला कांगे और उसको शरण देने वाले श्यामनाथ ओसेंडी को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई के एलिसेला ने बताया है कि निर्मला कांगे प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के लिए काम करती थी। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बल ने उनके पति प्रभाकर उर्फ बालमुरी नारायण राव, जो SZCM रैंक के अधिकारी थे, उनको कांकेर से गिरफ्तार किया था। लद्दाख में 2 मेगावाट की क्षमता वाली लघु पन बिजली परियोजना से जांस्कर क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिल रही है। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के बावजूद ये परियोजना निवासियों की जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर रही है। KREDA के परियोजना निदेशक काचो अहमद खान ने बताया है कि KREDA लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बिजली बेच रहा है, जिससे प्रदेश में लोगों को सुविधा और रोजगार दोनों उपलब्ध हो रहे हैं। I appreciate the field staff of our Kerala that they are successfully running this project in this harass winter. Also other projects like Beras, that is 1.5 megawatt, and Chelong, that is also 1 megawatt. So all these projects are running in this harass winter. I am really appreciate my field staff. We are also like generating employment for more than 90 to 100 people. So I'm very happy that all these projects are running in these days. Like the temperature is minus more than 24 in all areas. और वहीं नई दिल्ली में लिविंग थ्रू टाइम्स और धनबाद द इकोनॉमिक्स ऑफ कोल द माफिया पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व IRS और लेखक प्रमोद गुप्ता की पुस्तक लिविंग थ्रू टाइम्स के 11 अध्याय में JNU के 50 वर्षों के ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया। धनबाद द इकोनॉमिक्स ऑफ कोल द माफिया के जरिए प्रमोद गुप्ता और केदारनाथ मित्तल ने भारत में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले की अनियमितता, चुनौतियों और UPA सरकार में हुए कोयला आवंटन घोटाले की ओर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही पुस्तक कोयला खनन के प्रबंधन में मोदी सरकार के कड़े फैसलों को सराहती है। 2 पुस्तकें हैं, वो देखिए, वो अपनी पहली पुस्तक है लिविंग थ्रू टाइम्स। इसमें मैंने ज़्यादातर ये लिखा है, भारत को व्यथित करने वाले जो 10-12 सवाल हैं, जैसे कम्युनलिज्म है, जैसे करप्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में एक चैप्टर हमने लिखा है। इस किताब से ये है, PSUs जितने भी हैं, और PSU का मेन उद्देश्य सरकार क्या ये होता है कि सही तरीके से काम हो, देश का रेवेन्यू बढ़े और करप्शन रुके। लेकिन हकीकत में कंट्रोल जो होता है वो सरकार इनडायरेक्ट रूप में करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं, तो सारे PSUs की हालत एक जैसी नहीं होती है। तो इसमें जो कोयला का उत्पादन और कोयला का कंट्रोल किन लोगों का था, और इसमें जिस उद्देश्य से किया गया कि क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 5 दिवसीय मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। महोत्सव ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में ओडिशा की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ओडिशी कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन और वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल पर्वों के शुभ अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे
सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और अपने साथ उत्साह और आनंद लेकर आते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में मनाए जाने वाले ये त्यौहार प्रकृति के साथ प्रेम और जुड़ाव का संदेश देते हैं। लोग इन अवसरों पर पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं और दान पुण्य के कार्य भी करते हैं। कृषि से जुड़े ये पर्व हमारे अन्नदाता किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो देश का पेट भरने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए और हम भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए और अधिक जोश के साथ काम करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार को स्पेन की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री के रूप में स्पेन की ये उनकी पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान स्पेन के अपने समकक्ष विदेश मंत्री मैनुअल अल्वारेज के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। वो स्पेनिश राजदूतों के 9वें वार्षिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। और वहीं खो खो का पहला विश्व कप सोमवार से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। खो खो वर्ल्ड कप में दुनिया भर के 23 देशों की कुल 39 टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो वर्ल्ड कप आयोजन 13 से 19 जनवरी तक होगा। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप ए में नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ है, जबकि महिला टीम ग्रुप ए में ईरान, मलेशिया और कोरिया के साथ है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम सोमवार को उद्घाटन समारोह के बाद नेपाल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि महिला टीम मंगलवार को कोरिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुरुषों और महिलाओं के लिए 15-15 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में निर्विरोध सचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया। जय शाह और आशीष शेलार के त्यागपत्र देने के बाद ये दोनों पद रिक्त पड़े थे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया है कि सैकिया और भाटिया इन रिक्त पदों के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण निर्विरोध चुने गए। पिछले महीने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद शाह को सचिव पद छोड़ना पड़ा था, जबकि शेलार ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जय शाह के 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद सैकिया सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वो संयुक्त सचिव थे और अब ये पद रिक्त हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में शानदार जीत के साथ नए साल की शानदार शुरुआत की है। स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम इंडिया ने आयरलैंड को दूसरे वनडे मैच में 115 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और 3 मैच की सीरीज को अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।